साथियों, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग गठबंधन जिंदाबाद। साथियों, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे इस मंच पर पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार हाथ उठा करके उनका स्वागत करें। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। साथियों, जितने लोग साइड खड़े वो इस बीच ग्राउंड में आ जाए। हमारे इस मंच पर आदरणीय देश की लोकप्रिय नेत्री प्रियंका गांधी जी पहुंच चुकी हैं। हम इस चनपटिया की भूमि पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय दीदी जी, ये लोग बीते 2 घंटे से तपती धूप में आपका स्वागत करने के लिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं बगैर किसी देरी के आपके लाडले, इस चनपटिया के लोकप्रिय नेता, इस चनपटिया के लोकप्रिय बेटा, जिसको आप विधायक बनाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अभिषेक रंजन जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप संविधान की प्रतिमा देकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आप स्वागत करें। मैं इब्राहिम रॉय मनी जी, अभिषेक रंजन जी, आनंद प्रकाश चौबे जी और शिव पुजारी जी से कहूंगा कि एक बार माला उठा करके दीदी का स्वागत करें। एक बार आप नारा लगाते रहिए, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। साथियों, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग हाथ उठा करके उनको आश्वस्त करें इस बात के लिए। एक बार जोरदार नारे के साथ, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं अभिषेक रंजन जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आकर के अपनी इस चनपटिया की देवतुल्य जनता को अपने इस तल्लीन भाव के साथ, अपने भावों को प्रकट करते हुए इनको संबोधित करने का काम करें। आप आइए और अपने संबोधन को दीजिए। अभिषेक रंजन जी। इस चनपटिया की धरती को, जो स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, प्रजापति मिश्र की, राजकुमार शुक्ला की, दुलार चंद गुप्ता जी की, इस धरती को नमन करते हुए मैं अपने बातों की शुरुआत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारी बहन प्रियंका जी आज हमारी आवाज बनने के लिए, आपके भाई की ताकत बनने के लिए आज हमारे साथ यहां हमारे मंच पर खड़ी हैं। मंच पे उपस्थित कृष्णा एलवेरू जी, सदर के पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी और अब्राम मनी रॉय जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेताओं का वंदन, अभिनंदन और चंदन करते हुए, साथ ही मेरे सामने चनपटिया विधानसभा के जितने भी आम आवाम हमारी मतदाताएं हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। साथियों, ये चुनाव घर बनाम बाहरी का चुनाव है। चनपटिया पर लगभग 25 सालों से बाहरियों ने राज किया है, आपका शोषण करने का काम किया है, आपके मान सम्मान को कुचलने का काम किया है। आपने, जब मैं 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ा था, 70,000 लोगों ने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया था। मैं उनके मान सम्मान को अपने मस्तक पर धारण करके पिछले 5 सालों तक काम करने का काम किया। और जिन 83,000 मतदाताओं ने भाजपा के प्रत्याशी को, एक बाहरी को, जो बेतिया विधानसभा के रहने वाले हैं, उन्हें अपना मत देके सदन में चनपटिया की आवाज बनने का दायित्व सौंपा और उस व्यक्ति ने हर मोड़ पे, हर मौके पे आपके मान सम्मान का मर्दन किया है, आपके मान सम्मान को कुचलने का काम किया है। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब कुछ मुद्दे की बात करते हैं। चनपटिया विधानसभा में हर वर्ष शुगर मिल का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि अगली बार जब अपने प्रत्याशी के लिए मत मांगने आऊंगा
तो चनपटिया चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी के जाऊंगा। और 8 तारीख को 2025 विधानसभा के चुनाव में वो चनपटिया की धरती पर, उसी चनपटिया चीनी मिल के धरती पे आपसे आपका मत मांगने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी को फीकी चाय पिलानी चाहिए या मीठी चाय पिलानी चाहिए? मीठी चाय तो हम कदापि नहीं पिला सकते, क्योंकि चनपटिया का चीनी मिल लगातार बंद पड़ा हुआ है। वहां जो किसानों का भुगतान जो लंबित है वो आज तक उन्हें नहीं मिला। और वो मोदी जी, वो भाजपा के कार्यकर्ता वो दम भरते हैं कि यूक्रेन में एक फोन कॉल करके 2 देशों की लड़ाई मोदी जी ने रुकवा दी थी। तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो किसानों का मुद्दा, चनपटिया चीनी मिल का जो मुद्दा लंबित है, क्या मोदी जी उसका हल नहीं कर सकते? मोदी जी तभी आते हैं जब उन्हें आपके मत का जरूरत होता। चनपटिया चीनी सेल प्लांट जब से उसकी नींव डाली गई, एक सरिये का उत्पादन नहीं हुआ। चनपटिया में जो स्टार्टअप जोन का जो बिहार सरकार दम भरती है, आज 70% उसके व्यवसायी एनपीए की कगार पे हैं। चनपटिया के जो किसान हैं, ये उमाकांत सिंह आपका शोषण करके आपने ही उन्हें नाम दिया है मकान सिंह का। 10 करोड़ की हवेली उन्होंने आपका शोषण करके बनाने का काम किया है। आज इंदिरा आवास में चनपटिया या कहीं पूरे बिहार में इंदिरा आवास में नाम जोड़ने के लिए इतिहास में पहली बार 3000 रुपए की उगाही की गई। और आपके विधायक ने सदन में एक सवाल इस शोषण के खिलाफ में नहीं उठाने का काम किया। जितने भी गरीबों को लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांगी पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, उन सब में जब तक आप रिश्वत नहीं देते हैं, ब्लॉक और अंचल कार्यालय में आपका कार्य नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चनपटिया इस बार अभिषेक रंजन चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, ये चनपटिया की जनता का चुनाव है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपना सिंबल, मेरी पार्टी ने जो मुझ पर दोबारा विश्वास किया है और मुझे अपना सिंबल प्रदान किया है, इस विधानसभा में अपना चेहरा बनाया है, मैंने वो सिंबल चनपटिया के मतदाताओं को समर्पित किया है। ये चनपटिया इस बार ये तय है कि चनपटिया का झंडा चनपटिया के बेटा के हाथ में होगा और वही आपकी सदन में आवाज बनने का काम करेगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी नेता, अपनी आदरणीय राष्ट्रीय सचिव, अपनी बहन, अपना समय प्रियंका गांधी जी को देना चाहूंगा। वे अपनी बातों को रखे और चनपटिया के तमाम मुद्दों पे प्रकाश डालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक रंजन जी। मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी को मंच पर बुलाने से पहले एक बार सब लोग ऊपर हाथ उठा करके उनको आश्वस्त करें। और मैं एक नारा देता हूं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। श्री कृष्णा लवेरू जी, श्री पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी जी, श्री साहेब हुसैन अंसारी जी, श्री विजय चौधरी जी, श्री शिव बालक महतो जी, श्री ओम प्रकाश क्रांति जी, श्री चासी यादव जी, श्री सुनील राव जी, आप सबका और मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, महागठबंधन के मेरे साथी और नेता, सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे यहाँ से उम्मीदवार श्री अभिषेक रंजन जी, आपका भी यहाँ स्वागत। आप बैठ जाइए, मैं बुला लूंगी। और मेरे भाई और बहनों, कितने समय से इंतजार कर रहे हो? आज धूप है काफी, तंबू नहीं लगा है ना? कोई बात नहीं, संघर्ष की आदत है, हाँ? मुश्किल झेलने की आदत है। किसने आदत डलवाई? किसने आदत डलवाई? ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है ना बिहार में, उसी ने ये आदत डलवाई है आपको कि आपका जीवन सिर्फ संघर्ष है। आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपके लिए सरकार कुछ करती नहीं है, कोई सहायता नहीं मिलती। ये एक महान धरती है, आपकी महान धरती है। शायद आपको आज के दिन इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन हमें एहसास है कि ये जो धरती है,
यहीं से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। यही चंपारण की धरती, और इसकी महानता यह है कि आपके पूर्वज जो किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरित किया कि यहां आओ और यहां से एक आंदोलन शुरू करो और इस साम्राज्य को शिकस्त दो। यहां से, चंपारण से। यह है आपकी महानता। और आप इसमें से दो चीजें समझ सकते हो इस बात से। एक, कि आपके पूर्वजों की और आपकी इस धरती की महानता क्या है। सोच लो, उस समय फोन नहीं था, उस समय गाड़ी से नहीं आते थे लोग, उस समय यहां पहुंचना मुश्किल था, यहां की बात वहां तक पहुंचनी मुश्किल थी। फिर भी किसी तरह से यहां के किसानों ने जो आंदोलन किया, वो एक ऐसा आंदोलन किया कि वो आवाज, उनकी आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और महात्मा गांधी यहां आए। तो ये एक चीज समझने लायक है। और दूसरी चीज समझने लायक ये है कि वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की नींव डाली, जिन्होंने इस देश की राजनीति की नींव डाली। और वो नींव क्या थी कि कहीं समस्या है, कहीं गरीब किसान आंदोलन कर रहा है, वो जगह हजारों मील दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचना नेता का काम है। नेता आया, नेता ने आपकी बात सुनी, आपकी सुनवाई हुई, नेता ने आपके संघर्ष को अपने दिल पे लिया और आपका संघर्ष अपना संघर्ष मानकर उस नेता को शक्ति मिली, उस नेता ने इस देश को आजाद किया। ये हमारी राजनीति की नींव है, ये आधार है इस देश की राजनीति का। ये आधार है जिसके तहत इस देश का हर एक नेता चलना चाहिए। इसका मतलब है जनता सर्वोपरि, सबसे महान जनता है। आपने मकान सिंह का नाम लिया, मुझे हंसी आई। जैसे नाम लिया मैंने कहा ये तो अजीब नाम है। फिर आपने समझाया कि ये मकान सिंह का नाम मकान सिंह क्यों है। और बिहार में आज के दिन कितने ऐसे मकान सिंह होंगे, कितने खदान सिंह होंगे, कितने ठेकेदार सिंह होंगे जो आप लूट रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं, जिन्होंने समझा नहीं कि इस देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, जिन्होंने समझा नहीं कि महात्मा गांधी किस लिए लड़े, कि हम आजाद किस लिए हुए। इसलिए अपने संविधान के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई वो लड़ाई जिसने आपको अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, हर तरह का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार आपको मिला। आज वही वोट का अधिकार खतरे में है। आज फिर से हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे। आज एक अंग्रेजी साम्राज्य नहीं है, लेकिन मोदी जी का साम्राज्य है। आज एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें अगर आप आवाज उठाते हैं आपको दबाया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है इस देश के किसानों की, बिहार के किसानों की। आज किसान खेती से कमा नहीं सकता। आज किसान खेती में दिन रात काम करता है, आंसू बहाता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, लेकिन कमा नहीं पाता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसने इतनी महंगी कर दी है, खेती के सारे सामानों को महंगा कर दिया है, इतनी महंगाई कर दी है कि किसानी में, खेती में कुछ नहीं रहा। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता,
जिसमें आपको सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसमें खाद समय से नहीं मिलती, जिसमें आप अकेले संघर्ष करते हो, और इन्हीं का साम्राज्य है जिसमें किसान कर्ज लेता है, कर्ज देते देते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। उसकी बेटी की शादी होती है, उसको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज का ब्याज देते देते कमर टूट जाती है। ये मोदी जी का साम्राज्य जिसमें आपकी कोई सहायता नहीं होती, आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है कभी माफ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े सेठों का, अंबानी जी का, अडानी जी का लाखों करोड़ का लोन माफ होता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो मजबूत थी, जिससे आईएएस ऑफिसर जाते थे पूरे देश में, आईपीएस, आईएफएस, आज ठप हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर आकर, लेकिन दिखाने को क्या है? कौन सा नया कॉलेज बनवाया, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बनवाए? ऊपर से नौजवान को शिक्षित करने के लिए आप सब कमर तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्ज लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप में से एक ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा अपने से ज्यादा तरक्की करे। एक ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में जाओ, दूर दराज इलाके के गांव में जाओ, वहां के लोग कहेंगे सबसे पहला लक्ष्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को रोजगार दिलवाना है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। लेकिन ये मोदी जी का साम्राज्य है, इसमें यहां बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था हो गई है बिहार की शिक्षा की? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपकी आवाज है, लेकिन सुनने वाला नहीं है आपकी आवाज को, कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय था जब सरकारी रोजगार के लिए लोग तड़पते थे, लोग तड़पते थे कि किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए, जीवन भर हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा आराम हो जाएगा। आज पूछिए इन कर्मचारियों से, पूछिए इनसे इनके पेंशन का क्या हुआ, कहां गया वो पुराना पेंशन? वो भी बड़े बड़े सेठों के पास मार्केट में लगा दिया गया है, इनको पुराना पेंशन भी नहीं मिलता। आज सरकारी नौकरी क्या, सरकारी जितने कारखाने हैं सब बड़े बड़े सेठों को सौंप दिए गए हैं, और वो भी अंबानी अडानी 2 सेठों को। सरकारी जो हवाई अड्डे थे, जो पुल के जो ठेके थे, जो बंदरगाह थे, जो बड़े बड़े कारखाने थे, सब इन्हीं लोगों को। यहां आपकी जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ पे अडानी को दी जा रही है। अरे 1 रुपए प्रति एकड़ पे, आप सोचो अगर आपको 1 रुपए प्रति एकड़ पे जमीन मिल जाती तो आप क्या नहीं कर सकते थे? आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, आप अपना भविष्य बना सकते थे, लेकिन दी किसको? दी किसको? एक ऐसे उद्योगपति को जिसके पास वैसे ही हजारों करोड़ हैं, जिसको उस जमीन की जरूरत भी नहीं है। ये है मोदी जी का साम्राज्य कि आपके चलने के लिए रास्ता नहीं है, कह रहा है नौजवान। गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं है। 20 सालों से इन्होंने सरकार चलाई है, आज आपसे वोट मांगते हैं। आज आपको बहनों, आपको 10,000 रुपए भेजते हैं ताकि आपके वोट उनको मिल जाएं, और आपकी सड़क 20 सालों से नहीं बनाई, आपकी पाठशाला बनाई नहीं, आपकी चीनी की मिल से चाय पिएंगे, मीठी मीठी चाय पीने आएंगे। कितने साल गुजर गए, चीनी मिल ठप का ठप पड़ा हुआ है, बंद का बंद पड़ा हुआ है। ये है हालत आपकी। ये है मोदी जी का साम्राज्य कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री है आपका, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी की आज कोई सुनवाई नहीं है।
मोदी जी बड़े चिंतित हो रहे थे कि अरे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर देखो, इसमें तो तेजस्वी जी को बौना बना रखा है, या तेजस्वी जी के पोस्टर देखो, इसमें राहुल गांधी को बौना बना रखा है। यहाँ बहुत चिंता है इनको भाई राहुल गांधी जी के भविष्य की, तेजस्वी जी के भविष्य की आपकी चिंता नहीं है। कमाल है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री को तो मंच पे लाते नहीं है अपने साथ, दूसरी पार्टियों के पोस्टर को देखने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। अपना समय उनको किस चीज में डालना चाहिए था, किस चीज में? यहां बिहार में देश के सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा नौजवान इस प्रदेश में, सबसे संघर्षशील नौजवान इस प्रदेश में। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहां जहां जाओ, जहां मजदूर दिखेंगे, जहां कोई काम करता हुआ दिखेगा, पूछोगे कि भाई कहां के हो, बोलेगा मैं बिहार का हूं। और मोदी जी आपको रोजगार देने के बजाय दूसरी पार्टियों के पोस्टर पे टिप्पणी कर रहे हैं, और यहां आकर हर चुनाव में आपसे कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। मैं तो कहती हूं कि भैया मत दो, अब छोड़ दो, झूठी बातें मत बोलो, ये सब मत कहो, हमें सुनना नहीं है किसी को, सब थक गए हैं। हर चुनाव में आप कहते हैं ये दूंगा वो दूंगा, कुछ देते ही नहीं है। चुनाव से पहले 10,000 रुपए निकालना शुरू ताकि वोट मिलेगा। अरे 20 सालों से क्यों नहीं दिए? 20 सालों से इन्होंने वो 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ क्यों नहीं दिए? वो 50 करोड़ अगर देते तो ये चीनी का मिल चल जाता, तो आप घर बुलाते मोदी जी को, चाय पिलाते मोदी जी को। सिर्फ चुनाव के समय आपकी बात होती है, बाकी 5 सालों में अडानी की बात होती है, अंबानी की बात होती है। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं यहां, सबसे बड़ा संघर्ष आपका है, सबसे ज्यादा संघर्ष आप करती हो। ये नौजवान लड़कियां जो यहां खड़ी हैं, पढ़ने के लिए भी तुमने संघर्ष किया होगा, कल रोजगार चाहिए होगा, संघर्ष करोगी। और चाहे कुछ भी करो, घर आके तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें ही घर संभालना पड़ेगा, बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, बड़ों का देखभाल करना पड़ेगा। सब खाना खाएंगे, अंत में तुम खाओगी, सब सो जाएंगे, अंत में तुम सोगी, सब काम करके थक के आके लेट जाएंगे, तुम लेटोगी नहीं। और तुम्हारे लिए क्या है चुनाव के समय? घूस, यही है। बाकी 5 सालों में कुछ नहीं। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? तुम्हें रोजगार देने के लिए क्या किया? तुम्हें मजबूत बनाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, खुद कर रही हो, कोई सहायता नहीं है। समाज से भी मुश्किल होती है, समाज भी सहायता नहीं करता, सरकार भी सहायता नहीं कर रही है। अब उनको दिखने लग गया है कि महिलाएं जो है इकट्ठी हो रही हैं, समझदार हो गई हैं, समझती हैं कि उनके वोट में शक्ति है, तो चलो चुनाव के पहले दे देते हैं 10,000 रुपए। आज ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये परिस्थितियां हैं कि आपके सामने देश के बड़े से बड़े नेता आकर झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला, अगर देश बचाना है, देश चलाना है, तो ये सरकार हटानी पड़ेगी। अगर अपना भविष्य बनाना है तो ये सरकार हटानी पड़ेगी। आपसे हर परिवार में से कम एक सदस्य पलायन करके जाता होगा। कोई समझता है कि इसका मतलब क्या है? कोई समझता है कि जब यहां से बड़े शहर में जाते हो, अपनों को छोड़ के जाते हो, अपने परिवारों को छोड़ के जाते हो, अपनी बीवियों को, बच्चों को, माँ बाप को, माँ बाप बीमार हैं, बुढ़े हैं, आ नहीं सकते वापस, संघर्ष करते हैं यहां पे, तुम संघर्ष करते हो वहां पे। 10-10 लोग एक कमरे में ठुसे हुए सोते हैं रात को। जहां नौकरी मिल जाती है वहां नौकरी ले लेते हैं, अच्छा वेतन है नहीं है कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है, चलो घर भेजने के लिए कुछ तो होगा हाथों में। दिन रात काम करते हो, अपमान सहते हो,
लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, सह लेते हो, पी लेते हो, चुप रहते हो, क्योंकि और कोई चारा नहीं, मजबूरी है। दूर जाते हो, इतनी दूर जाते हो, इतनी दूर जाते हो अपने परिवारों को छोड़कर। कोई अपना नहीं होता किसी बड़े शहर में, कोई सहायता नहीं करता। यहां पे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, आने नहीं देते, नौकरी करनी पड़ती है, वहां रहना पड़ता है। कोई समझता है कि दर्द क्या है आपका, कि जब तक नौकरी खत्म करके आओगे बुजुर्ग हो जाओगे, छुट्टियों में दिखेगा तुम्हारा परिवार, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। यह है दुख तुम्हारा, सबसे बड़ा दुख है। मैं उस पर आ रही हूं। देखो, सुनो, समझो मेरी बात। हाँ, समझो मेरी बात। पहले रोजगार कहां से मिलता था? सबसे पहले सुन लो ध्यान से, सबसे पहले खेती किसानी से मिलता था। खेती करते थे, पैसे कमा लेते थे, खेती में रोजगार भी बन जाता था, मजदूरी भी लग जाती थी। आज उसमें पैसे नहीं रहे, कमाई नहीं रही, मुश्किल ही मुश्किल है, सरकार की मदद नहीं है, तो चलो वहां से रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, बड़े बड़े सरकारी कारखाने होते थे, सरकारी नौकरी मिलती थी। आज क्या होता है? सरकारी कारखानों में भी ठेकेदारी से नौकरी मिलती है कि नहीं? और जो बचे थे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उनका निजीकरण कर दिया है। तो निजीकरण से ना आरक्षण मिलता है और ना रोजगार मिल रहा है। तो दूसरा जो तरीका था जिससे आपको रोजगार मिलता था, वो भी खत्म। तीसरा, आपको सेना में भर्ती होने से मिलता था, फोर्सेस में मिलता था। मैंने यूपी में काम किया है, यूपी से लगा हुआ है बिहार। सुबह 4 बजे मैं देखती थी गांव में नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, इतने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। एक बार 4 बजे थे रात के, सुबह के, और मैंने देखा कि कुछ लड़के एक झुंड बना के दौड़ रहे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई, मुझे तो पुलिस पकड़ रही थी उस समय, क्योंकि मैं प्रदर्शन कर रही थी तो मैं पुलिस से बच के जा रही थी। रास्ते में देखा कि 8-10 लड़के आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह? पूछा अपने साथियों से कि क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह ये लोग। यहाँ मेरे यूपी के साथी बैठे, कहा कि दीदी ये तो दौड़ लगा रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सेना के लिए, भर्ती के लिए एग्जाम देंगे, फिजिकल देंगे। फिर मैंने बातचीत की उन बच्चों से और उन्होंने बताया, हाँ तुम जितने थे उनमें से आधे तो बड़े थे, आधे तुम जितने थे, कि चलो 1-2 साल बाद देंगे हम इम्तिहान, फिर भी हम अभी से प्रशिक्षण करते हैं। इतना चाहते थे लोग कि हम सेना में जाएंगे। और उसमें सिर्फ नौकरी की, रोजगार की बात नहीं थी, उसमें देशभक्ति की बात भी है। क्या किया इन्होंने? अग्निवीर ले आए। 4 साल सेना में जाओ, उसके बाद घर बैठो बेरोजगार। ये स्कीम लाए और जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि जब ये स्कीम लाए तो मोदी जी ने इस स्कीम का ऐसा ऐलान किया कि भगवान जाने कौन सी बढ़िया चीज ला रहे हैं आपके लिए। और कर क्या रहे थे? सेना को कमजोर कर रहे थे, आपको कमजोर कर रहे थे। तो समझ लीजिए, जहां जहां से रोजगार मिलता था सब खत्म कर रहे हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है। शिक्षा के संस्थान बन नहीं रहे हैं, अस्पताल नहीं है ठीक ढंग के इलाज के लिए, प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में फीस जानते हैं कितनी है? आप जानते हो, बड़े बड़े नेता जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप जानते हो। क्योंकि जब कोई किसी बड़ी बीमारी से इसका सामना करना पड़ता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है। यह है परिस्थिति आज आपकी, इस महान प्रदेश की, जिसने इस देश को बनाया है।
जो आज भी इस देश का निर्माण कर रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मेरे भाई यहां आए यात्रा करने के लिए वोट चोरी के खिलाफ। इसका मतलब है आप बात समझ गए हैं। शायद आपने आज भी देखा होगा, आज उन्होंने दिखाया कि जो हरियाणा में चुनाव था किस तरह से उसकी चोरी हुई है, किस तरह से उन्होंने एकदम व्यवस्थित ढंग से वोटों की चोरी की, वोटों को काटा, वोटों को जोड़ा ताकि फिर से उनकी सरकार बने। बिहार में उन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं। इसका मतलब है 65 लाख बिहारियों के इन्होंने अधिकार काट दिए, रद्द कर दिए। कल को आपको कोई स्कीम, सरकारी पैसे मिलने हैं तो भूल जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है, काट दिया गया है। और इसलिए काट दिया गया है क्योंकि जान रहे हैं कि बिहार की जनता ऊब चुकी है, थक चुकी है इनके झूठों से। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है, बिहार की जनता अपना पुराना गर्व चाहती है, अपना रोजगार अपनी धरती पे चाहती है, अपने जो नौजवान को अपने बिहार में सशक्त करना चाहती है। महागठबंधन है हमारा, हमने आपके लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें मजबूत बने। मुझे मालूम है कि आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं अभी चुनाव के पहले। इनकी बातों में मत पड़ो, समझदार हो, पैसे ले लो, कुछ अच्छा करो, उससे बचा लो, लेकिन वोट मत दो अपना, मत दो अपना वोट। अपना वोट तुम इन बच्चों के लिए दो, इन बच्चों के लिए जो दो कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी, इन बच्चों का भविष्य बनेगा। हम हर गरीब महिला को हम 2500 रुपए हर महीने देंगे। हम हर गरीब परिवार को एक मकान और उसके साथ अज्ञात मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। जो जमीन मिलेगी वो महिलाओं के नाम होगी, आपके नाम होगी। हम समझते हैं कि देश का पैसा आपका पैसा है, आपके हाथों में वापस जाना चाहिए। महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। और मैंने इलाज की बात की, 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। ये काम हमने किया है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कर्ज माफ हुए हैं किसानों के। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे, जहां राजस्थान में सरकार थी वहां पे 25 लाख का इलाज मुफ्त में हुआ। मैं खुद मिली ऐसे लोगों से जिनके आंखों में आंसू थे। मुझे बताया कि हमारा हार्ट का पूरा ऑपरेशन मुफ्त में हुआ है, हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा। यही हम आपके लिए करना चाहते हैं। यहाँ की जीविका दीदियां हैं, उनको 30,000 रुपए प्रति माह हम दिलवाएंगे और पक्की नौकरी मिलेगी आपको। हम हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे। मेरी जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 1500 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी का आरक्षण 30%,
और दलित का आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे जो आज अति पिछड़ी जातियों और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए अगर आप अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी। जो आज आप पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हो, सुनिए, जो पेपर लीक की ये समस्या है ना, बार बार आप पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार आपको समय व्यर्थ करना पड़ता है। सुनिए, ये समस्या जो है इसके समाधान के लिए हम ऐसा नियम लाएंगे। सुन लो बेटा, सुनो, हम ऐसा नियम लाएंगे कि एक जॉब कैलेंडर बनेगा, जिसमें पेपर का डेट, रिजल्ट का डेट, नियुक्तियों का डेट पहले से तय होगा। किसी ने उसमें फेरबदल करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप पेपर देने जाओगे तो आपकी जो फीस है वो रद्द की जाएंगी। आप पेपर देने के केंद्र में जाएंगे तो जाने की जो आपको लगेगा किराया वो आपको दिया जाएगा, मुफ्त में होगा, समझे आप। और सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं वो आपको दिलवाई जाएंगी। हर गरीब परिवार में जिसमें आज रोजगार नहीं है उसमें कम से कम वो एक रोजगार देने का प्रयास हम करेंगे। जो सिलेंडर बहनें आप इतना महंगा खरीद रही हो उसको हम 500 रुपए का करेंगे, और हमने जहां जहां सरकार है वहां सिलेंडर का दाम हमने घटाया है। मैंने सरकारी कर्मचारियों की बात की, आपको पुराना पेंशन मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी बिहार में। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और काम के दिन 2 गुने किए जाएंगे। मेरे किसान भाई सुन लें, 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे, और संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। हम ये सब करना चाहते हैं आपके लिए, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं। आप देखिए जहां हमारी सरकारें हैं कितना काम हो रहा है, किस तरह से जो पैसे जनता के हैं वो वापस जनता के जेब में डाले जा रहे हैं। देखिए, समय आ गया है बदलाव के लिए। आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, सच्चाई है। कोई दिल्ली से बड़ा नेता मेरी तरह आ रहा है आपको समझा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आप जी रहे हो, आप देख रहे हो। आप सुबह उठते हो, घबराहट होती है कि आज क्या होगा, आज कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कोई नई समस्या उठती है, उसका सामना करना पड़ेगा। बदलाव का समय आ गया है, अपने भविष्य को बनाने का समय आ गया है। मन बना लो मेरे भाइयों और बहनों। सुनो, तुम इधर आओ, मेरे से बात करो, मुझे अपनी समस्या समझाओ। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मार क्यों रहे इनको, इनसे कहिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बुला रही हूं, आने दीजिए, आने दीजिए इन्हें। आ जाओ बेटा। आ जाओ, शाबाश। आओ, ऊपर आओ। उसको पकड़ो मत।
कुर्सी यहाँ लो। इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारे? आसिफ खान। ये देखो, ये है आसिफ, ये बिहार का नौजवान है, लड़ लड़ के वहां से आया मुझे अपनी समस्या बताने के लिए। ये है बिहार का नौजवान जो अपने अस्तित्व को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है, जो लड़ता है अपने अधिकारों के लिए, जो समझ रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है आज। तो मैं कहना चाहती हूं, मेरे भाषण के बाद तो मुझे समझा लेना बात, मैं कहना चाहती हूं कि आप में जोश है, आप में काबिलियत है, आप में इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में हैं, आप में गर्व है अपनी धरती पे, अपनी जगह समझो इस देश में क्या है, आप आगे होने चाहिए, आप सर्वोपरि हैं, आप इस देश की जनता हैं, इस देश की शक्ति हैं, इस देश का लोकतंत्र हो तुम। समझ लो, आंखें खोलो और अपना भविष्य बदलो। महागठबंधन के एक एक उम्मीदवार को भारी से भारी बहुमत से जिताओ ताकि आपका भविष्य बदले, ताकि आपकी जमीन फिर से खुशहाल हो, ताकि आपको रोजगार यहीं बिहार में मिले, ताकि आपके नौजवान खुश हों, उनमें आत्मविश्वास हो, आपके लिए कमा पाएं और इस बिहार को एक बार फिर बुलंद बना पाएं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, बिहार की धरती की, और जोर से, बिहार की धरती की जय, बिहार की धरती की जय, जय हिंद। बताओ।